आज हम ब्रिटेन में हुई क्रांतियों पर बहुत ही विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि ब्रिटेन कैसे एक महान राष्ट्र बना। पहले वहाँ पर राजशाही थी, जनता राजशाही से परेशान हुई, संसदीय तंत्र लाई। फिर जनता को लगा कि संसदीय तंत्र में भी कुछ दिक्कत है, राजशाही लाई, राजशाही से परेशान हुई, संसदीय तंत्र लाई और उसके बाद वहाँ पे एक औद्योगिक क्रांति हुई। उस औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटेन को बहुत ही महान बना दिया। तो इसकी शुरुआत करते हैं 17वीं सदी के आसपास से हुई, जब राजा और वहाँ की संसद के बीच में क्राइसिस होने चालू हो गए, झगड़े होने चालू हो गए। यह कहानी है 17वीं सदी के आसपास की। इंग्लैंड में स्टुअर्ट वंश का शासन हुआ करता था। चार्ल्स प्रथम, जो कि जेम्स प्रथम के बेटे थे, उनका यह मानना था कि राजा को राज करने का अधिकार है, सीधे ईश्वर से प्राप्त है। इसे डिवाइन राइट ऑफ किंग्स कहा जाता था। चार्ल्स प्रथम को लगता था कि संसद की कोई जरूरत ही नहीं है। उन्होंने संसद को तो भंग रखा ही लगभग 11 साल तक और जनता पर भी मनमाने टैक्स लगाने चालू किए। इससे जनता का गुस्सा बढ़ा और 1642 ईस्वी में इंग्लैंड गृह युद्ध तक आ गया। इस गृह युद्ध में देश दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ राजा के समर्थक थे जिन्हें रॉयलिस्ट कहा जाता था, दूसरी तरफ संसद के समर्थक थे जिन्हें राउंडहेड्स कहते थे। संसद की तरफ से जो सेना थी उसका नेतृत्व कर रहे थे ओलिवर क्रैमवेल। इन्होंने अपनी सेना को एक नए तरीके से ढाला, जिसे इन्होंने न्यू मॉडल आर्मी नाम दिया। राजा की सेना और संसद की सेना में नेस्बी में लड़ाई हुई। नेस्बी एक जगह है, वहां पे राजा की सेना हार गई। राजा को बंदी बना लिया गया। 30 जनवरी 1649 को राजा चार्ल्स प्रथम पर देशद्रोह का मुकदमा चला। उन्हें सबके सामने फांसी दे दी गई। ये इतिहास में पहली बार था जब जनता ने अपने ही राजा को कानून के तहत मृत्युदंड दिया था। अब वहाँ राजशाही से गणतंत्र की स्थापना हो गई थी, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चला। जनता गणतंत्र से राजशाही की ओर फिर वापस आई। वो ऐसा कैसा हुआ कि राजा के अंत के बाद इंग्लैंड गणतंत्र तो बना, लेकिन सत्ता ओलिवर क्रॉमवेल के हाथ में चली गई। ये एक सेंट तानाशाह बन गए थे। उन्होंने जनता पर कई धार्मिक नियम लगाए। उन्होंने क्रिसमस तक मनाने पर भी रोक लगा दी, जो कि एक बहुत बड़ा निर्णय था, जिससे जनता काफी परेशान हुई। जनता उनकी इस शक्ति से इतनी तंग आ गई थी कि 1658 में क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद लोगों को ये लगा कि अराजकता से बेहतर राजशाही है। इस तरह की अराजकता से बेहतर राजशाही है। 1660 में जनता ने चार्ल्स प्रथम के बेटे चार्ल्स द्वितीय को वापस बुलाया और पुनः राजशाही स्थापित की। लेकिन यह जनता की समस्या खत्म नहीं हुई। चार्ल्स प्रथम के बाद चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स प्रथम तो मार दिए गए थे, मतलब उन्हें फांसी दे दी गई थी। चार्ल्स द्वितीय ने शासन लगभग ठीक किया, लेकिन चार्ल्स द्वितीय के बाद उनके भाई जेम्स द्वितीय गद्दी पर बैठे। ये एक कट्टर कैथोलिक थे और उन्होंने अपने मनमानी ढंग से राज करना चालू किया। जेम्स द्वितीय ने संसद के कानूनों को मानना ही बंद कर दिया। सेना में उन्होंने कैथोलिकों को भरना चालू किया। जब चार्ल्स प्रथम के जेम्स द्वितीय की एक बेटी थी, लेकिन जब उन्हें एक बेटा हुआ तो जनता को लगा कि इसका बेटा ही अगला सम्राट बनेगा। तो जनता के मन में एक डर आ गया कि ये तो कैथोलिकों की मनमानी हो जाएगी। तो संसद ने क्या किया, एक गुप्त पत्र लिखकर जेम्स की द्वितीय की बेटी मेरी और उनके पति, जो कि हॉलैंड के राजकुमार थे, विलियम ऑफ ऑरेंज को इंग्लैंड पर हमला करने का न्योता दे दिया। 1688 ईस्वी में विलियम अपनी सेना लेकर आए। जेम्स द्वितीय को पता चला। जेम्स द्वितीय बिना लड़े ही भाग गए। इसे इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया। ये एक रक्तहीन क्रांति थी, क्योंकि इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ था। 1689 ईस्वी में इंग्लैंड में की संसद ने बिल ऑफ राइट पास किया। इस पर राजा ने साइन किए। इसमें यह तय किया गया कि राजा अब कानून के ऊपर नहीं है। वह संसद की मर्जी के बिना न तो टैक्स लगा सकता है, न ही सेना रख सकता है, और यहीं से आधुनिक लोकतंत्र की नींव पड़ी। तो ये रक्तहीन क्रांति के बारे में हमने पढ़ा, इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति कैसे हुई। अब औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि यहाँ से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जो इंग्लैंड था वह अब राजशाही से संसदीय तंत्र तक आ गया था। लोगों को राजनीतिक आज़ादी हो गई थी। 1688 की क्रांति ने संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी दी। लोगों ने व्यापार में पैसा लगाने का जोखिम उठाया।
और इसी माहौल में जन्म हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। यह ब्रिटेन में ही क्यों हुई, इसके कई कारण थे। ब्रिटेन के पास कोयले और लोहे का विशाल भंडार था। ब्रिटेन का कई उपनिवेश थे जहाँ से बेशुमार पैसा आता था, और एक ऐसा कानून था जो आविष्कारों को सुरक्षा देता था। मतलब जिसने जो आविष्कार किया उसमें रॉयल्टी, पेटेंट के भी राइट दे रखे थे। और 1760 के आसपास जब दुनिया खेती कर रही थी, उस समय ब्रिटेन मशीनें बना रहा था। सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई चरखे से, मतलब कि और कपड़े उद्योग से शुरुआत हुई। स्पाइनिंग जेनी बनी, वाटर फ्रेम बने, उसके बाद भाप के इंजन बने। लेकिन ये सब के बाद इस क्रांति ने ब्रिटेन में अर्बनाइजेशन को बढ़ावा दिया। लोग मैनचेस्टर और लंदन जैसे शहरों में आकर बसने लगे, और उससे मैनचेस्टर और लंदन जैसे शहरों में काफ़ी प्रदूषण हुआ। लोगों की ज़िंदगी भी बदतर हुई। बच्चों तक को 14 से 16 घंटा खतरनाक मशीनों में काम करना पड़ता था। लोगों की जीवन प्रत्याशा घटकर काफ़ी कम रह गई। इसका भारत पर प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि भारत भी हथकरघा उद्योग भारत का लगभग खत्म हो गया। भारत कपड़े निर्यात नहीं कर सकता था, सिर्फ कच्चा माल भेजने वाला देश बनकर रह गया, क्योंकि कच्चा माल की वहाँ जरूरत पड़ती थी और वहाँ से जो फिनिश्ड गुड थी वो भारत में आती थी। तो भारत पर भी, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो भारत पर प्रभाव पड़ना ही था। तो भारत के काफ़ी उद्योग खत्म हो गए। फिर इंग्लैंड में एक आया ग्रेट रिफॉर्म एक्ट, जो कि 1832 में आया। इसके तहत क्या हुआ कि मध्यम वर्ग जो था, मिडिल क्लास था, वो धीरे धीरे अमीर हो गया था। उसने वो सत्ता में हिस्सेदारी मांगना चालू कर दी। पुराने नियमों के हिसाब से मैनचेस्टर जैसे बड़े शहरों का संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। इसका बहुत विरोध हुआ और 1832 में महान सुधार अधिनियम पास हुआ। इसने पुराने रोटन बेरो को खत्म किया और मतदान का अधिकार बढ़ाया। यह पूर्ण लोकतंत्र तो नहीं था, लेकिन इसने यह स्वीकार किया गया कि सत्ता जमींदारों से हटकर अब उद्योगपति और आम लोगों के हाथ में जाने लगी। ब्रिटेन की ये क्रांतियां केवल तारीखें नहीं हैं। 1682 से 1688 तक हमें यह सीखने को मिलता है कि राजा कानून से ऊपर नहीं है। 1760 के बाद औद्योगिक क्रांति ने आधुनिक जीवन शैली दी। राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक तकनीक के इस मिलन ने आज की जो दुनिया है उसकी नींव उस समय रखी गई थी। अगर आपको इतिहास का यह सफर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और बताएं कि अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।